हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं वेद सर। एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। आज हम लोग सेल के विषय में पढ़ेंगे और सेल में मिलने वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी से। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी जो है, साइटो का मतलब होता है सेल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अगर हम लोग किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन की स्टडी कर रहे हैं तो इसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो पार्ट है जिसमें हम किसी कोशिका के बारे में और उनके कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है, जो सेल है, वो लाइफ, जो जीवन है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या मतलब है कि हम लोग जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे श्वसन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद उसका अवशोषण होता है, उत्सर्जन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है किसके वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं? तो ये सारे कार्य हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न भिन्न कार्यों में लगी हुई हैं और उन्हीं कोशिकाओं के वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं? इन सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जीवन चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो कोशिका ही जो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम हो गया, यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी जो एक कोशिका के बने हुए जीव होते हैं, इन सभी को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन सभी में, जिनमें कि केवल एक ही कोशिका होती है, उसी कोशिका के अंदर ही जीवन को चलाने वाले सारे के सारे आवश्यक कार्य होते हैं। मतलब एक ही कोशिका के अंदर क्या होगा? एक ही कोशिका के अंदर जो है वो श्वसन करेंगे, उसी कोशिका से वो भोजन भी करेंगे, उसी कोशिका में भोजन का पाचन भी होगा, पाचन के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे उन उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन भी होगा। तो केवल एक ही कोशिका में होगा। परंतु हम जो जीव हैं, हम लोग एनिमल हैं, तो एनिमल में क्या होता है? एनिमल का जो पूरा का पूरा शरीर है कई सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं और हर एक कोशिका के अंदर ये सारे कार्य होते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं और ऊतक क्या बनाते हैं? ऊतक मिलकर के बनाते हैं अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र और अंग तंत्र से ही मानव के शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी में कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ये सारे कार्यों को करती हैं। अब बात करें सेल थ्योरी की। कोशिका की कुछ सिद्धांत दिए गए थे और ये जो सिद्धांत है, सबसे पहले इसको मैथियास स्लीडेन और थियोडोर सॉन ने जो है मिल करके क्या दिया था? सेल थ्योरी को दिया था। बट बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। वो परिवर्तन रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा किया गया था। तो वास्तव में जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, वो 1855 में रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया था। सेल थ्योरी के केवल 2 ही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मीन ये है कि जो जितने भी जीवित जीव होते हैं वो सभी कोशिका या कोशिका के पदार्थों से ही बने होते हैं। दूसरा है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल अपने आप से नहीं बन जाती। पहले से अगर कोई जीवित कोशिका है तो उसमें कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही कई सारी कोशिकाएं बनती हैं। मतलब आज के समय पे जो कोशिकाएं हैं वो पहले की कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही बनी हैं। तो 2 ही पॉइंट है सेल थ्योरी के। पहला ये है कि सारे जीव कोशिका या कोशिका के पदार्थों से बने हैं। दूसरा ये है कि जो कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही जो है उन्हीं में विभाजन के द्वारा ही बनती हैं। रूडोल्फ विर्चोव का नाम आप लोग एक जगह और जो है पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन में रूडोल्फ विर्चोव ने जो है उन्होंने भी अपना एक मत दिया था, फंक्शनेटो करके दिया था कि मतलब जो कोशिकाएं होती हैं अगर उनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। लॉस ऑफ फंक्शन के बारे में उन्होंने बताया था इन्फ्लामेशन में।
तो सेल थ्योरी के बाद अब हम लोग टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं कि सेल कितने टाइप की होती है। जो सेल होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ये पहला हो गया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक सेल। 2 तरह की सेल्स होती हैं। पहली सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल से पूरी तरीके से डिफरेंट है। प्रो का मतलब क्या होता है? तो प्रो का मतलब होता है ओल्ड, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब है कैरियन से। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें पुराने प्रकार का न्यूक्लियस होता है, पुराने प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वो क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। जैसे कि बात की जाए बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया की सेल, यहाँ पे एक बैक्टीरिया की सेल को दिखाया गया है। ये पूरी जो सेल है वो किसकी है? एक बैक्टीरिया की सेल है। और बैक्टीरिया की सेल में ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, डीएनए जो है इसका, इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं है। तो जिन भी कोशिका के चारों, मतलब डीएनए में चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती है, वो कोशिकाएं ही प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। प्रो का मतलब क्या हो गया? पुराना, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। जिनमें पुराने टाइप का केंद्रक मिलता हो, डीएनए के चारों तरफ कोई भी जो है न्यूक्लियर एनवेलप ना हो, उन्हीं को ही हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल किस में मिलती हैं? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी में क्या होता है? बैक्टीरिया में जो सेल होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो डीएनए होता है उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं मिलेगी। सेल आर स्मॉलर इन साइज। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है सामान्यतः वो बहुत ही छोटी होती है। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। जैसे हम सभी में क्या होता है कि ह्यूमन की जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जो बैक्टीरिया होता है उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम, एक ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मतलब कि बैक्टीरिया की कोशिका में किसी भी प्रकार के झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं मिलते। इसमें झिल्ली से घिरे कोई भी कोशिकांग नहीं होंगे, जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ना ही इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना इसमें गोल्गी बॉडी होगी। तो बैक्टीरिया की कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे झिल्ली से घिरे जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सभी अनुपस्थित होते हैं। और एक और डिफरेंस है, एक और प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। इसमें जो राइबोसोम है वो किस टाइप का है? तो इसमें 70S टाइप का राइबोसोम है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में जो है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया में मिलती है। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप की सेल है, प्रोकैरियोटिक के बाद जो दूसरे टाइप की सेल हैं वो है यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि मैंने पहले बताया था, EU का मतलब क्या है? EU का मतलब होता है ट्रू, एंड कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक। जिसमें जो कोशिकाएं सुकेंद्रीय होती हैं उन्हीं को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो इनका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या है? यहाँ पे डीएनए है। इस डीएनए के चारों तरफ, इस क्रोमोसोम के चारों तरफ क्या है? एक झिल्ली है, लिपिड की बनी हुई एक झिल्ली है। तो इसमें स्पष्ट प्रकार का केंद्रक उपस्थित है, इसीलिए इन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, जैसे कि प्लांट में मिलने वाली कोशिकाएं, एनिमल में मिलने वाली कोशिकाएं, ये सभी क्या हैं? ये सभी यूकैरियोटिक हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल कैसा है? तो एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। प्लांट की सेल कैसी है? ये भी यूकैरियोटिक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल जिसमें भी स्पष्ट प्रकार का केंद्रक होता है, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी जो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं। तो ह्यूमन जो हैं, मतलब इंसानों की बात की जाए, अगर मानव की बात की जाए, तो मानव की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी कोशिकाएं हैं? वो सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होता है कि झिल्ली से घिरे
जो कोशिकांग होते हैं वो उपस्थित होते हैं, केंद्रक भी कोशिकांग ही होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, सुकेंद्रीय कोशिका होती हैं, उनमें झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल्स आर लार्जर इन साइज, जनरली जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो सभी साइज में बड़ी होती हैं, और इनमें जो है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। जैसे कि ह्यूमन की कोशिका, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया के सेल में कितने क्रोमोसोम थे, केवल एक था। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग उपस्थित होते हैं। देखिए जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गाल्जी अपरेटस हो गया, ये सभी कैसे कोशिकांग है, तो ये सभी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या करेंगे, एनिमल सेल के बारे में हमें स्टडी करना है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एनिमल सेल के बारे में ही स्टडी करेंगे। ये जो पूरी की पूरी एक कोशिका आपको दिख रही है, जो पूरी की पूरी सेल आपको दिख रही है, ये सेल किसकी है, तो ये सेल एनिमल सेल है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल में किसी भी टाइप का सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। एनिमल सेल में क्या होता है, कोशिका के चारों तरफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के चारों तरफ ये जो आपको झिल्ली दिख रही है, तो लिपिड की बनी हुई एक झिल्ली उपस्थित होती है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। तो एनिमल सेल में ओनली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई क्या होती है, इसके चारों तरफ सेलुलोज का बना हुआ एक क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। तो हमें पढ़ना है एनिमल सेल के बारे में केवल। तो एनिमल सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। एनिमल सेल में जो कोशिकांग की बात करें, सबसे पहला तो कोशिकांग नहीं, जितने भी कोशिकांग हैं वो सब झिल्ली से घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। जो कोशिका के चारों तरफ या कोशिकांगों के ऊपर जो झिल्ली उपस्थित होती है उसी को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, और कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली है उसी को क्या कहा गया, सेल मेम्ब्रेन कहा गया। तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, ये वसा का बना होता है। और लिपिड की कितनी लेयर होती हैं, तो लिपिड की 2 लेयर होती हैं। लिपिड की 2 लेयर होगी, एक लेयर यहाँ पे है ऊपर और एक लेयर क्या है, नीचे। द लिपिड कंपोनेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फास्फोग्लिसराइड। ये जो लिपिड की जो लेयर है ये किसकी बनी हुई है, फास्फोग्लिसराइड, मतलब इसमें क्या होगा, फास्फोरस और ग्लिसरीन ये मिल करके बनाते हैं फास्फोग्लिसराइड। तो फास्फोग्लिसराइड का बना होता है, मतलब केवल लिपिड ही नहीं होता, लिपिड के साथ में फास्फोग्लिसराइड होता है। लेटर इट वाज फाउंड दैट प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक जो है सेल मेम्ब्रेन का है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में 2 चीज़ें हैं, एक लिपिड की लेयर ऊपर और दूसरी लिपिड की लेयर नीचे। इनका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो कहाँ पर है, हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी पसंद है, वो बाहर की तरफ है। ये हेड जो है वो बाहर की तरफ है, और जो पानी से दूर भागता है, ये जो पूंछ टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लाइन सी आपको दिख रही हैं, ये जो है पानी से दूर भागने वाला हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, जो कि अंदर की तरफ होता है। और जो सेल होगी, जिसे मान लेते हैं कि इधर के साइड में क्या होगा, इधर के साइड में आपका सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, इधर के साइड में सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा 2 लेयर की लिपिड की मेम्ब्रेन है। अब बात करें इसमें, तो लिपिड की मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी उपस्थित होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और क्लियरली समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है वो 2 तरह की होती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन वो होती है जो उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर
धसी हुई होगी। और पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी है, जो परिधि की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। जैसे ये वाली जो है यहाँ बाहर की तरफ वाली क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और जो अंदर की तरफ धसी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब होता है धंसा हुआ, तो जो प्रोटीन पूरा धंसा हुआ है वो इंटीग्रल प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ है लिपिड के लेयर के बिल्कुल बाहर के साइड में प्रेजेंट है वो पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये जो मॉडल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में सिंगर और निकल्सन ने बताया था। किसने बताया था, सिंगर एंड निकल्सन ने बताया था। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा लिपिड होता है वो क्वाजी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वाजी फ्लूइड का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता है, बल्कि एक अर्ध तरल टाइप का लिक्विड होता है, अर्ध ठोस और तरल दोनों मिक्स टाइप का लिक्विड होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होती है। तो लिपिड की 2 लेयर है और इस लेयर के अंदर इंटीग्रल और पेरिफेरल 2 तरह की प्रोटीन जो है प्रेजेंट है। और ये प्रोटीन हेल्प किस में करती हैं, तो कई सारे मॉलिक्यूल को कोशिका के अंदर ले जाने के लिए क्या करती हैं, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अगर कोई लिपिड सोल्यूशन है, जैसे लिपिड सोल्यूबल अगर कोई हार्मोन है, तो वो डायरेक्ट इस लिपिड की जो बाइलेयर होगी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। बट जो लिपिड में नहीं घुल सकते उनको ले जाने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए कौन हेल्प करता है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड दोनों का अपना क्या है, रोल होता है। सेल मेम्ब्रेन को समझने के बाद हम लोग उनके फंक्शन की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका कार्य होता है मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, मतलब उस झिल्ली के बाहर से अंदर की तरफ लेके आना या अंदर से बाहर की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स को ले जाने के लिए जो है सेल मेम्ब्रेन काम करती है। और ये 2 तरह से काम करती है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सक्रिय परिवहन है। मतलब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे कोई चीज़ ऐसी है कि जो आसानी से डिज़ोल्व होकर अंदर नहीं जा सकती है सेल के, तो उसके लिए कोशिका अपनी एनर्जी को खर्च करती है। क्या करती है, एटीपी को खर्च करती है। एनर्जी को खर्च करके अगर किसी मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर लेके जा रहे हैं तो वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें किसी भी टाइप की जो एनर्जी होती है वो खर्च नहीं होगी, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि फैट वगैरह आसानी से अंदर जा सकते हैं। बट अगर बात करें वाटर मॉलिक्यूल की या अदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो उनको अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 तरह से जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। और वो फिनोमिना है क्या, जो ऑस्मोसिस होता है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो पानी होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसे कि हमने क्या लिया, एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में हमने क्या किया, एक एनिमल मेम्ब्रेन जो है बीच में यहाँ पे लगा दी। अब इधर की तरफ हमने क्या रखा, इधर की तरफ हमने शुगर सोल्यूशन रखा है और दूसरी तरफ हमने क्या रखा है, दूसरी तरफ जो है हमने इसमें जो है नॉर्मल पानी रख दिया। एक तरफ शुगर है, एक तरफ चीनी है और एक तरफ पानी है। तो जो गाढ़ा वाला सोल्यूशन होगा, जैसे कि जो चीनी का सोल्यूशन होगा, उसमें से क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है पानी वाले साइड से वाटर के मॉलिक्यूल चीनी वाले की तरफ आएंगे। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे और चीनी वाले सोल्यूशन की तरफ क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। और चीनी वाला सोल्यूशन तब तक डाइल्यूट होगा जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो झिल्ली से होकर के विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है वही कहलाता है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के लिए झिल्ली का होना जरूरी है, जैसे कि एनिमल सेल की मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब सेल ऑर्गेनल की कोशिकांगों के बारे में। तो हम लोग पहले उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे जो झिल्ली से घिरे होते हैं, लिपिड की मेम्ब्रेन से घिरे होंगे। अब लिपिड की मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो
कोशिकांग हैं उसमें सबसे पहला जो कोशिकांग हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। रेटिकुलम का मतलब जाली होता है और एंडो का मतलब अंदर, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये न्यूक्लियस से ही लगी होगी। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस से क्या है? कनेक्टेड है, यहाँ से और यहाँ से ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड है और इस तरीके से पूरे के पूरे कोशिका में ये क्या होती है? फैली रहती है। और इसका काम क्या है? ये दो टाइप की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये खुरदरा होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? तो ये चिकना होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो खुरदरा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ राइबोसोम अणु होते हैं। जो राइबोसोम मॉलिक्यूल होते हैं ये राइबोसोम आरएनए मॉलिक्यूल के ही बने होते हैं। तो इन्हीं राइबोसोम के छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं इन्हीं राइबोसोम के वजह से ये खुरदरा होता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है? तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप की बात करें तो एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? वो खुरदरा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मिलते हैं और जो कि इन्वॉल्व है, ये राइबोसोम किस में इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम का मेन वर्क होता है प्रोटीन बनाना और सिक्रीट करना। बहुत सारे तरह के जो प्रोटीनियस हार्मोन्स होते हैं उन्हें बनाने का काम किसका होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। और बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो चिकना होता है इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं मिलता। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये कौन सा काम करते हैं? जैसे चिकना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लिपिड का निर्माण करेगा। ये क्या बनाता है? मेनली लिपिड को बनाता है। और जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन हैं इनको बनाने का काम किसका होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम होता है। रफ वाला प्रोटीन बनाएगा और स्मूथ वाला क्या बनाएगा? स्मूथ वाला जो है वो लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन बनाएगा। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप और उसके कार्य। अब दूसरा कोशिकांग है गोल्जी अपरेटस। इसे हम लोग गाल्जी काय भी बोलते हैं या गाल्जी उपकरण भी बोलते हैं और ये साइंटिस्ट के नाम है। साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। साइंटिस्ट का नाम था कैमियो गाल्जी, तो इसीलिए इन कोशिकांगों को गाल्जी अपरेटस भी कहते हैं। तो गाल्जी अपरेटस क्या होता है? ये भी न्यूक्लियस से बिल्कुल लगा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? गाल्जी अपरेटस का है। और ये भी क्या होता है कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ये और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो तरह का फेस होता है। एक होता है सिस फेस जो कि क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए जो प्रोटीन या फिर स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उनको क्या करता है? ये पैक करने का काम करता है। मतलब इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनाने का काम करेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें निकली, प्रोटीन या फिर लिपिड, ये सब जो कुछ भी निकला वो आ करके इन्हीं में बंद हो जाता है। इन्हीं थैलियों में क्या होता है? बंद हो जाता है। और जैसे जैसे वो मैच्योर होता रहेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा, अपने आप को उसमें मतलब चेंज करता रहेगा। चेंज होने के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद ये ट्रांस फेज की तरफ आ जाएगा। मतलब मैचुरेशन का काम किसका है? मैचुरेशन का काम गाल्जी अपरेटस का है। तो ये जो ट्रांस फेज है, ट्रांस फेज से होकर के क्या होता है कि ये बाहर निकलते हैं। ये जो वेसिकल्स जो होती हैं, जो पोटलियाँ टाइप की होती हैं, उनसे ये क्या होता है? ट्रांस फेज के थ्रू बाहर निकल जाता है। सिस फेज का काम बनाना होता है और ट्रांस फेज का काम मैच्योर करके बाहर निकालना होता है। तो ये फ्लैट होती हैं, डिस्क के शेप की होती हैं और सैक्स की तरह होती हैं। क्रिस्टिनी स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये जो क्रिस्टिनी है वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इसके वर्क की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो पहला कार्य है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई चीज़ों को क्या होता है? जैसे प्रोटीन या फिर जो कुछ भी बना तो वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहेगा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड जो गाल्गी अपरेटस होगा उनको क्या करेगा, पैक कर देगा, पैक करके ट्रांसपोर्ट कर देगा। बहुत सारी प्रोटीन जो कि राइबोसोम बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो क्या होती हैं, मॉडिफाई की जाती हैं। मतलब मेन काम गाल्गी अपरेटस का क्या है, उन प्रोटीन को मॉडिफाई करना, उसमें जो कुछ भी चेंजेस करने होते हैं वो किस में होते हैं, गाल्गी अपरेटस में होते हैं, और मैच्योर होकर गाल्गी अपरेटस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। और ये साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, ग्लाइको जो ग्लूकोज वाला पोर्शन है वो किसने जोड़ा, वो पोर्शन जोड़ा जो है गाल्गी अपरेटस ने। सेम ऐसे लिपिड में जो ग्लाइकोजन वाला पोर्शन है वो किसने जोड़ा, तो लिपिड में ग्लाइकोजन वाला पोर्शन भी गाल्गी बॉडी ने जोड़ा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई चीज़ें गाल्गी बॉडी में आकर के क्या होती हैं, गाल्गी बॉडी में आकर के ट्रांसफॉर्म होती हैं, मैच्योर होती हैं, और वहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम में जो है, लाइसो का मतलब होता है डिसॉल्व करने वाला, तोड़ने वाला, और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो लाइसोसोम जो होती हैं इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इनका एक नाम और भी है, इन्हें क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम के भी बाहर क्या होता है, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। मतलब इस प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। और इसके आसपास में क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को अंदर ले जाने या बाहर लाने का काम करते हैं। तो जो लाइसोसोम है ये झिल्ली से घिरा हुआ वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसका जो कि कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय प्रोसेसेस ऑफ पैकेजिंग इन गाल्गी अपरेटस। गाल्गी बॉडी में ये जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन एंजाइम ही होते हैं। तो गाल्गी बॉडी में जो प्रोटीन थी वो मैच्योर होके एंजाइम बनी, और उस एंजाइम को गाल्गी अपरेटस ने पैक कर दिया, और पैक करके वेसिकल्स के फॉर्म में लाइसोसोम बना के क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इन लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, जैसे कि डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम जो कि स्टमक में मिलता है, प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम हो गया, प्रोटीएज एंजाइम हो गया। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और ये सब एक्टिवेट किस पे होते हैं, एसिडिक पीएच पे। स्टमक में मिलने वाला एसिड प्रोटीएज एंजाइम को क्या कर देता है, पेप्सिन एंजाइम को, बेसिकली प्रोटीएज नहीं, पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव करता है। तो ये सारे एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें लाइसोसोम की, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो एंजाइम इन लाइसोसोम के अंदर भरे हुए हैं, ये एंजाइम का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर डीएनए आरएनए का पाचन करना। कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी कोशिका का ही क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब भी प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल होती है तो इसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। नेक्स्ट इन्हें हम कहते क्या हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब सेल को अगर ये फटेंगे तो उनके फटने की वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी कोशिका इनके एंजाइम की वजह से क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैले भी कहते हैं। लाइसोसोम के बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ सेल भी कहलाता है। मतलब कोशिका को जो एनर्जी होती है, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी होती है, तो एटीपी को बनाने का काम किसका है, मिटोकॉन्ड्रिया का है। और इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा कैसे है, ये देखिए, इसमें मिटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली ये बाहर की तरफ है और एक दूसरी झिल्ली ये जो अंदर की तरफ से आपको दिख रहा है ये इसकी दूसरी झिल्ली है। इसमें दिख रहा होगा एक झिल्ली बाहर की तरफ है, आउटर मेम्ब्रेन ये बाहर की तरफ है, और ये जो अंदर की तरफ है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। और जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो ल्यूमेन में डिवाइड होती है। क्या होती है, मतलब इनके बीच में जो खाली जगह है वो ल्यूमेन है, और ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली
मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के जो है खाली जगह बनाती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, जो खाली जगह बना रही है, इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो खाली जगह है इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और ये जो दोनों की दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, इन दोनों झिल्ली के पास इनके खुद के एंजाइम होते हैं। और यही एंजाइम ही क्या होते हैं, यही एंजाइम जो है मिटोकॉन्ड्रिया के एटीपी के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अभी आगे हम बताते हैं कि मिटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो साइट होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। हमने जो ग्लूकोज लिया वो कोशिकाओं के पास गया, ग्लूकोज किसके पास गया, तो जो ग्लूकोज है ये सेल के पास गया। और सेल में जाने के बाद क्या होता है, इस ग्लूकोज का पहले क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज पहले किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, पायरुविक एसिड के बनेंगे। अब ये पायरुविक एसिड जाएगा मिटोकॉन्ड्रिया में और फिर पायरुविक एसिड पूरी तरीके से टूट करके क्या देगा, पायरुविक एसिड पूरी तरीके से टूट करके CO2 देगा, वाटर वेपर देगा और साथ में कितने ATP बनेंगे, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 36 ATP बनते हैं। और ये ATP कहाँ बन रहे हैं, ये ATP ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है, ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है, इस मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही क्या होता है, ATP बनता है। तो मिटोकॉन्ड्रिया आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, वायुवी श्वसन के लिए ये क्या है, कोशिकांग हैं। दे प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स, a few RNA molecules, राइबोसोम एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब मिटोकॉन्ड्रिया खुद में एक सेल की तरह बिहेव कर सकता है। कोशिका के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया को अपनी संख्या बढ़ानी होती है तो क्या करता है कि कोशिका के अंदर अगर मिटोकॉन्ड्रिया को अपनी संख्या बढ़ानी है, ये खुद से ही डिवाइड हो सकता है। इसके पास इसका जो खुद का DNA है वो वही काम करता है, इसके डिवीजन का काम करता है। तो ये खुद एक सेल की तरह जो है बिहेव करता है, खुद ही डिवाइड होकर के अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। और ये जो आपको यहाँ पर ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो क्रिस्टी आपको दिख रही हैं, इन क्रिस्टी में क्या होता है, इन क्रिस्टी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपेज। क्या नाम है, एटीपेज। और ये जो एटीपेज एंजाइम है यही क्या करता है कि एडीपी में, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ के एटीपी बनाने का काम करता है। ये किसके अंदर होता है, इन के ऊपर एक F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम पार्टिकल्स लगे होते हैं। ये जो F1 पार्टिकल होते हैं, जैसे हनुमान जी की गदा होती है, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसकी सरफेस बढ़ सके इसीलिए अंदर वाली दीवार क्या है, अंदर वाली दीवार कई जगहों पे फोल्ड हो जाती है और जिसके कि उस पर कई सारे एटीपेज मतलब एंजाइम आ सके, जो कि क्या करते हैं, ATP को बनाने में जो है सहायता करते हैं। तो इस तरह से मिटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, मिटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या करना, मिटोकॉन्ड्रिया का काम है ATP का निर्माण करना, इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 80S टाइप का राइबोसोम होता है। 80S टाइप जो राइबोसोम है ये डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे इनका नाम जो है रखा जाता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप का होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ये जो राइबोसोम क्या होते हैं, ये दाने जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं। एक लार्ज सब यूनिट जो कि 60S का है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो कितने उसका है, तो ये 40S का होता है। अब 60 और 40 मिलके 100 होना चाहिए, बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है इनका नाम 80S नहीं है, बल्कि ये डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे निकाला गया है। इसलिए 60S और 40S 2 सब यूनिट मिलके जो है 80S का क्या बनाते हैं, 80S का एक अकेला जो है राइबोसोम बनाते हैं। तो 60S + 40S मिलके क्या होता है, 80S होता है।
राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक पूरा का पूरा आरएनए मॉलिक्यूल है और ये पूरा हमारा क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि राइबोसोम जो होता है वो अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है। और किस तरह से पकड़ के लाएगा? तो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो है इसमें mRNA का एक टुकड़ा फंस जाएगा। राइबोसोम खुद भी RNA का ही बना होता है। तो राइबोसोम के अंदर में क्या होता है कि एक RNA का टुकड़ा, mRNA का टुकड़ा, कौन सा RNA? mRNA। तो mRNA मैसेंजर RNA का एक टुकड़ा फंस जाएगा और इसके ऊपर ये जो बेसेज आपको दिख रहे हैं, इन बेसेस को रीड करता है और एक एक करके क्या करता है? सीक्वेंस के साथ एमिनो एसिड को लेके आएगा। एक दूसरा जो है RNA, एक mRNA होता है, एक tRNA होता है। तो जो tRNA होता है वो किसको पकड़ के लाता है? एमिनो एसिड को पकड़ के लाता है और पहचान के लेके आता है। इनके ऊपर जो कोडान होते हैं उन कोडानों के अकॉर्डिंग ही एमिनो एसिड को एक एक करके लाता जाएगा और ये इसके ऊपर जुड़ करके क्या बनाएंगे? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। तो राइबोसोम का मेन वर्क क्या होता है? राइबोसोम का जो मेन वर्क है वो है प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना। नेक्स्ट अगर बात करें अदर एनिमल सेल ऑर्गेनल की, तो एनिमल सेल में ही मिलता है सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में ही क्या मिलता है? सेंट्रोसोम। ये प्लांट सेल में नहीं मिलता। ये जो है सेंट्रोसोम, ये प्लांट सेल में नहीं मिलता। तो सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम इज अ ऑर्गेनल कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होती हैं? ये सेंट्रोसोम, इसको तारक काय बोलते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं तारक काय, क्योंकि तारे जैसा संरचना दिख रही है ना, ये जो है आपको स्टार के शेप की संरचना दिख रही है। इस स्टार के शेप के वजह से, तारे जैसी संरचना होने की वजह से क्या बोलते हैं? तारक काय बोलते हैं। सेंट्रो मतलब स्टार हो गया और सोम का मतलब हो गया काय या फिर बॉडी। और ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना होता है। एक सेंट्रियोल ये है और दूसरा सेंट्रियोल ये है और ये एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और हर एक सेंट्रियोल क्या होता है? 9 फाइब्रिल का बना है। कितने का बना है? 9 फाइब्रिल। 1 फाइब्रिल, 2 फाइब्रिल, 3 फाइब्रिल, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ऐसे ये 9 फाइब्रिल का ये और 9 ही फाइब्रिल का ये भी होता है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का, इसे हम क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे हब। इसको क्या बोलेंगे? हब। और ये सभी क्या होते हैं? जो पेरिफेरल वाले फाइब्रिल्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्पोक्स। स्पोक्स मतलब तीलियां होती हैं। तो मेन वर्क इज टू मेंटेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। जब भी किसी कोशिका का डिवीज़न होता है, एनिमल सेल में जब भी किसी कोशिका का डिवीज़न होता है तो क्या होता है कि ये भी विभाजित होकर के जो है सेल है उसके ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, यहाँ और यहाँ ये पहुंच जाएंगे। और इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना। तो ये अगर सेंट्रोसोम हो गया यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे इस तरह से। ये धागे जैसी संरचनाएं बनाएंगे और ये जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये जो क्रोमोसोम होते हैं इन क्रोमोसोम के पेयर को जो है बांध के अपने ध्रुवों की तरफ खींचेंगी, इधर की तरफ की खींचेगा। तो आधे क्रोमोसोम इधर चले आएंगे और आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या करता है? सहायता करता है किसमें? जो है क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का जो विभाजन है वो दोनों तरफ बराबर बराबर हो सके। तो इनका मेन काम कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को बराबर बराबर बांटना होता है। लास्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो सबसे मेन है, न्यूक्लियस, केंद्रक। अगर कोशिका में केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका कार्य ही नहीं कर सकती। बट बहुत सी ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता। अगर हम बात करें ह्यूमन के आरबीसी की, तो ह्यूमन का जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है? अब्सेंट होता है और इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसका काम ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, जैसे हमारे बॉडी में
हमारा ब्रेन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वैसे ही किसी कोशिका में न्यूक्लियस सारे कार्यों को क्या करता है, सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप्ड का होता है, मतलब एक गोले के जैसा कोशिकांग है जो कि हर एक यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होगा। न्यूक्लियस हम केवल उसी को कहेंगे जिसमें डीएनए के चारों तरफ, ये जो डीएनए है इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर एनवेलप होना चाहिए। अगर ये जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, जैसे कि बैक्टीरिया में, तो उसे हम केंद्रक नहीं कह सकते। मतलब डीएनए या गुणसूत्र के चारों तरफ एक जो है केंद्रक झिल्ली का होना जरूरी है। तो ये भी झिल्ली से घिरा हुआ ही क्या होता है, कोशिकांग होता है, और ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ ही क्या है, कोशिकांग है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या बंद है, यहाँ पर जो बंद है वो है डीएनए। क्या बंद होता है इसके अंदर, डीएनए बंद होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब डीएनए एक दूसरे के ऊपर लिपट करके हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इसी क्रोमोसोम को हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में ही प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, कोशिका को डायरेक्शन देता है कि किस टाइम पे उसको किस हार्मोन को बनाना है, कौन से एंजाइम को सिक्रीट करना है, और किस तरह से बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना है, सेल की बाकी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना है। ये सारा कार्य किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, केंद्रक झिल्ली होगी। दूसरा, इसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम के रूप में होगा। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस जो होते हैं बहुत छोटे से जो है स्फेरिकल पार्ट होते हैं, ये आरएनए हो सकते हैं। तो जो है न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का जो फंक्शन है, जो कार्य है, उसका पूरा का पूरा कार्य जो है यूकैरियोटिक कोशिका जो है उनका कंट्रोल सेंटर है, बिल्कुल सीपीयू की तरह काम करता है। ऑर्डर देता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो कोशिका को ये सारे कार्यों के नियंत्रण का कार्य किसका होता है, इसी केंद्रक का ही होता है। ये जो पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियस है इसी का होता है। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ जीन एंड जीन एक्सप्रेशन। जो हमारे पास डीएनए है वो डीएनए ही लिपट करके क्या बनाता है, डीएनए का एक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा इंटायर डीएनए है, अब इसमें कुछ स्पेसिफिक पोर्शन होगा। ये जो पार्ट है, ये जो स्पेसिफिक पार्ट है, ये किसी एक प्रोटीन को बनाने में अगर हेल्प कर रहा है तो इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन वास्तव में कुछ नहीं है, डीएनए का एक छोटा सा खंड है जो कि एक प्रोटीन को बनाने के क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है। तो जीन क्या है, ये जीन जो है वो इंफॉर्मेशन रखता है एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को बनाने की। तो एक जीन क्या कर सकती है, केवल एक ही प्रोटीन को बना सकती है। तो ह्यूमन में लगभग कितनी जीन है, ह्यूमन में लगभग 20,000 जीन हैं, 20,000 से भी ज़्यादा जीन हैं। तो ह्यूमन में बनने वाली प्रोटीन 20,000 से ज़्यादा टाइप की होती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम की। केंद्रक के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, केंद्रक के अंदर ही होता है क्रोमोसोम। बट क्रोमोसोम ऐसे नहीं बनेगा। ये जो क्रोमोसोम जो हमें एक्स के शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्स के शेप का स्ट्रक्चर क्या है, एक्स के शेप का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। बट अगर इसको बहुत इनलार्ज करके देखेंगे तो जो हमारा डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से लिपटा हुआ होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, डीएनए जो है लिपटा हुआ होता है। और ये वापस से फिर से कुंडलित होकर के दो बार कुंडलित होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो डीएनए और दूसरे हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, उसको डेंस बना देते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो डीएनए होता है वो टाइटली लिपटा हुआ होता है इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, और इसकी पैकिंग की क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, जब कोशिका का विभाजन होना होता है तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं।
क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और ये 46 में 23 के पेयर होते हैं, 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम होंगे। एक पेयर में 2, तो 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। और ये सारे के सारे जो 23 पेयर हैं, 23 पेयर में से जो है 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। 22 पेयर क्या होते हैं? 22 पेयर ऑटोसोम होंगे, जो सभी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। और बाकी बचा लास्ट पेयर जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि सेक्स को डिसाइड करता है कि पर्सन मेल है या फिर फीमेल है। तो उसके कोशिकाओं में उपस्थित जो क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर वो एक्स टाइप का है तो वो फीमेल होगी, और अगर एक्स और वाई टाइप का क्रोमोसोम है तो फिर वो क्या होगा? मेल होगा। तो इस तरह से मेल या फीमेल होने को सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। और शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनमें जो कुछ भी फंक्शंस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम, जैसे ब्लड को बनाना, आँखों को कलर देना, बालों को कलर देना, ये सभी ऑटोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारी मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम का जो फंक्शन है, क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटरी वेहिकल कहलाता है। मतलब आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगा। जैसे कि माता पिता से जो उनके लक्षण होते हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? उसकी इन्फॉर्मेशन उनकी कोशिका में उपस्थित डीएनए जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसीलिए इनको इनको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का वेहिकल कहते हैं। वेहिकल का मतलब कैरी करने वाला। और जो क्रोमोसोम होते हैं इनका काम होता है कोशिका के विभाजन को कंट्रोल करना, ग्रोथ कराते हैं कोशिका की, मेटाबॉलिज्म कराते हैं, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल को डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे हमारी ह्यूमन की जो बॉडी है वो लगभग 18 से 20 साल तक उसकी हाइट बढ़ती है, तो जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कब हमें ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन का बनना रुक जाएगा। और जब ग्रोथ हार्मोन का बनना रुक जाएगा तो हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी, मांसपेशियां तो ग्रोथ कर सकती हैं, बट हड्डियों की ग्रोथ ना होने की वजह से क्या होता है? हमारी हाइट रुक जाती है। तो मेटाबॉलिज्म हो गया, या फिर कोशिका को कब कौन सा हार्मोन बनाना है, ये सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है? तो ये सभी इन्हीं क्रोमोसोम में ही इसकी इन्फॉर्मेशन छिपी होती हैं। और अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है इंडिविजुअल्स में ये डिसाइड करना कि कौन सा सेक्स होगा, मतलब महिला होगी या पुरुष होगा। जो बच्चा है अगर उसमें क्रोमोसोम लास्ट जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, अगर एक्स है तो फीमेल, और अगर XY है तो मेल होगा। तो क्रोमोसोम का काम जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन भी करना होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा, कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसके बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने आज एनिमल सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं और हर एक कोशिकांग का क्या क्या कार्य है इसके बारे में पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड